Hello students, so today we will start the new chapter, that is buyback of shares. So this chapter is very important for TY BCom and TY BAF students. Okay, so start करने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि exactly buyback of shares मतलब क्या. Okay, so buyback of shares, buyback होता किसका है पहले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल buyback होता है इक्विटी शेयर्स का. So buyback it means रीपर्चेस ऑफ इक्विटी शेयर. देखो क्या होता है, एक सिंपल आई गिव यू द एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली बायबैक से पहले कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है. थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया रहेगा कि कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है. कंपनी इशू देयर इक्विटी शेयर्स टू द शेयर होल्डर. ओके, जब भी कंपनी अपनी स्टार्ट होती है तभी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स इशू करती है अपने शेयर होल्डर को. नाउ समटाइम्स क्या होता है, कंपनी अपने खुद के ही शेयर्स जो कंपनी ने इश्यू किए थे वही शेयर्स कंपनी क्या करने वाली है, रीपर्चेस करने वाली है. दैट इज द कॉल्ड एज अ बायबैक. सो बायबैक इट मींस द रीपर्चेस ऑफ इक्विटी शेयर्स. अभी ये बायबैक होता कैसे है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं. सो रीपर्चेस ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम शेयर होल्डर, दैट इज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और द स्टॉक मार्केट. ओके, अगर ठीक है, चलो ये तो तुम लोग को पता हो गया कि बायबैक होता है इक्विटी शेयर्स का. ठीक है, बायबैक क्यों करती है कंपनी, दैट इज द, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द रीजन ऑफ बायबैक. बट कंपनी क्या करती है, अपने ही जो शेयर्स जो कंपनी ने इश्यू किए थे वही शेयर्स कंपनी क्या करने वाली है, रीपर्चेस करने वाली है, वापस लेने वाली है. एक तो वो वापस लेगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास से, या फिर वो वापस लेंगे स्टॉक मार्केट से. यू नो द स्टॉक मार्केट वेरी वेल, जहाँ पे इन शेयर्स के वैल्यू इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं. तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए तुम लोग को बताया कि कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती कैसे है, द वेज ऑफ द बायबैक. तो यहाँ पे एक तो स्टॉक मार्केट में से बायबैक करेंगे या फिर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास से बायबैक करेंगे. ओके, नाउ द रीजन फॉर द बायबैक. ठीक है, बायबैक कहाँ से करती है, द वेज फॉर द बायबैक ये तो तुम लोग को पता चल गया. नाउ द रीजन फॉर द बायबैक, कंपनी ये बायबैक क्यों करती है, क्या रीजन है कंपनी बायबैक करती है. क्योंकि कंपनी ने ही अपने शेयर्स इशू किए थे जब व्हेन द कंपनी स्टार्टेड. थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया है कि जब भी हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर सीखा था, इश्यू ऑफ शेयर्स. इवन दैट तुम लोग को SY बीकॉम में या FY में तुम लोग को ये चैप्टर भी था, अगेन इश्यू ऑफ शेयर्स. तो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है टू इंक्रीज द कैपिटल. कंपनी को अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट है. इवन दैट कंपनी को समटाइम्स पैसे का नीड रहता है, कैपिटल का नीड रहता है, तो कंपनी अपने शेयर्स क्या करती है, इशू करती है. नाउ द पॉइंट इज दैट रीजन फॉर द बायबैक. तो ये कंपनी अपने ही शेयर्स वापस क्यों लेती है, तो यहाँ पे दैट इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे देखो स्टार मार्क किया, दैट इज द फर्स्ट रीजन टू अवॉइड द ओनरशिप और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. तुम्हें थोड़ा तो पता है कि एग्जैक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल, दोज आर द इक्विटी शेयर होल्डर, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनीज. वो कंपनीज के ओनर होते हैं. तो कंपनीज का अगर ओनरशिप चाहिए, सो 51%, अगर मुझे कोई कंपनी का ओनरशिप चाहिए, मुझे वो कंपनी के ऊपर कंट्रोलिंग चाहिए, जो मैं बोलूंगा वहां पे जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ वो इम्प्लीमेंट होगा वो कंपनी में, तो मुझे वो कंपनी के 51% शेयर्स को परचेस करने पड़ेंगे, या फिर मेरे पास वो कंपनी के 51% शेयर्स होने चाहिए. ओके, समटाइम्स क्या होता है, कंपनी जब भी अपने शेयर्स इशू करती है, व्हेन द कंपनी स्टार्टेड, एट दैट टाइम कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है. एक टाइम के बाद इतने शेयर्स इशू हो जाते हैं कि कंपनीज के ओनर के पास सिर्फ 30% और 40% शेयर्स ही बाकी है, एंड रिमेनिंग 60% जो शेयर्स है वो आउटसाइडर के पास है. दैट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक, जो पब्लिक में हम लोग ने इश्यू किया. ओके, सो ये 60% शेयर पब्लिक के पास है एंड ओनली 40% शेयर्स कंपनी के ओनर के पास है. अभी ऐसा हो सकता है कि कल जाके कोई ये 60% शेयर्स अगर परचेस कर लेगा तो कंपनी का ओनर बन जाएगा, कंपनी के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा उसका. कंपनी के ओनरशिप के लिए कितना कंट्रोल होना चाहिए, कितने परसेंटेज होने चाहिए, तो 51% शेयर. ओके, सो जिसके पास, जो कंपनी के पास, जो होल्डर के पास, जो शेयर होल्डर के पास वो कंपनी के 51% शेयर से, तो वो कंपनी के ओनर्स बन जाएंगे. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए
इसीलिए कंपनी क्या करती है, बायबैक करती है, टू अवॉइड द ओनरशिप और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नहीं तो उनका ओनरशिप ही चला जाएगा। क्लियर, समझा? सो दैट इज द फर्स्ट रीजन जहां पे कंपनीज को अपने शेयर्स बायबैक करने पड़ते हैं। अदरवाइज अगर सपोज आई एम स्टार्टेड माय कंपनी, मैंने कंपनी स्टार्ट किया बट मुझे कैपिटल का नीड था, इसीलिए मैं शेयर्स इशू करते गया और मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स अभी बचे हैं 40%। एग्जाम्पल, आउट ऑफ द 1 लाख मेरे पास 40% शेयर्स है एंड 60% शेयर तो कोई आउटसाइडर के पास है। कल जाके कोई आउटसाइडर ये पूरा 60% में से अगर 51% भी परचेज कर लेगा, नाउ ही बिकम्स द ओनर ऑफ माय कंपनी और मुझे मेरा कंपनी छोड़ना पड़ेगा, मतलब मुझे मेरे कंपनी में ही एज अ एम्प्लॉय जैसे काम करना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बायबैक। नाउ द सेकेंड रीजन, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। नाउ समटाइम्स ऐसे होता है ना कि कंपनी को अपने शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज करना रहता है। नाउ वैल्यू इंक्रीज करना मतलब क्या, आई विल गिव यू द एग्जांपल। ओके, सो सपोज कंपनी के पास एसेट्स है 1 लाख रुपीज के, कंपनी के पास एसेट्स है 1 लाख रुपीज का और कंपनी के पास लायबिलिटीज है सपोज 20,000। ओके, so 1 lakh minus 20,000 that comes to 80,000. Now 1 lakh minus 20,000 that comes to 80,000, ये अपना कैपिटल का अमाउंट हुआ। अभी मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 8,000। So 80,000 divided by 8,000 that comes to rupees 10 per share. So एक शेयर का वैल्यू कितना हुआ, 8,000। बट अगर मैं वही करता हूं कि सपोज यहां पे देखा जाए तो मैं ये नंबर ऑफ शेयर्स को रेड्यूस कर देता हूं। सपोज एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 8,000 के जगह, जब भी देखो बायबैक होता है, सो याद रखो जब भी बायबैक होता है तभी कैपिटल होता है रेड्यूस। याद रखो, रेड्यूस द कैपिटल व्हेन द बायबैक इज हैपन, तभी अपना जो कैपिटल होता है वो क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं ये अगर 8,000 के जगह 1,000 कर दूंगा, मतलब मैंने 7,000 का बायबैक किया। ठीक है, तो मैंने 7,000 नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक किया, सो मेरा 8,000 के जगह अभी नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1,000। नाउ 80,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो मेरा पर शेयर का वैल्यू कितना हुआ, रुपीज 80। पहले मेरा एक शेयर का वैल्यू कितना था, 10 रुपीज था, अभी मेरे एक शेयर का वैल्यू कितना है, 80 रुपीज। दैट इज कॉल्ड एज अ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। क्लियर, समझा? नेक्स्ट पार्ट, to increase the earning per share. Now increase the earning per share, it is similar, जैसे मैंने अभी value per increase होता है वैसे ही increase the earning per share, that is called as a EPS, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है अर्निंग पर शेयर में, सपोज कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर सपोज कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है 80,000 का और कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर है 8,000। ओके, सो 80,000 डिवाइडेड बाय 8,000, कंपनी के हर एक शेयर होल्डर को ₹10 पर शेयर प्रॉफिट होगा। ओके, अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे बायबैक करता हूँ, मतलब 8,000 को मैं रेड्यूस करूंगा, रेड्यूस टू 1,000, क्योंकि मैंने 7,000 नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक कर दिया, वापस किया, मतलब वो कम होने वाला है। सो 8,000 का 1,000 हुआ, सो 80,000 डिवाइडेड बाय 1,000 दैट कम्स टू कितना हुआ, 80 रुपीज। तो हर एक शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट होगा, 80 रुपीज। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था, 10 रुपीज। सो दैट इज कॉल्ड एज अ इंक्रीज ऑफ अर्निंग पर शेयर। सो दीज आर द रीजन फॉर द बायबैक। क्लियर, समझा? फिर से रिपीट करता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। बायबैक इट मीन्स व्हाट, बायबैक इट मीन्स रीपर्चेस फ्रॉम शेयर होल्डर और स्टॉक मार्केट। किसका रिपर्चेस करना है, इक्विटी शेयर। जो कंपनी ने पहले इश्यू किया था वही शेयर्स अभी क्या करने वाले, कंपनी वापस लेने वाली है। कहां से वापस ले सकते हैं, सिलेबस में हमें यही है, दैट इज द शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास से हम लोग वापस लेने वाले हैं। फिर उसको कितना पैसा देंगे, वो रिसोर्स कहाँ से यूटिलाइज होगा, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि रीपर्चेस होता कहाँ से, तो रीपर्चेस कहाँ से होगा, शेयर होल्डर के पास से, आइदर स्टॉक मार्केट से, बट सिलेबस में हमें यहाँ पे शेयर होल्डर के पास से। नेक्स्ट वन, दैट इज द रीजन फॉर द बायबैक। ये बायबैक का रीजन क्या है, द फर्स्ट रीजन टू अवॉइड द ओनरशिप। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा जो मैंने एग्जांपल बताया था,
व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी, और मैं ही कंपनी का ओनर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स तो आउटसाइडर के पास है या किसी शेयर होल्डर के पास है। तो कंपनी के ओनरशिप के लिए 51% शेयर्स अपने पास होने चाहिए। टू अवॉइड द ओनरशिप द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसके लिए हम लोग बायबैक करते। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज करना है, 10 रुपीज का हम लोग ने 80 रुपीज किया। टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, जहां पे हमें एक शेयर होल्डर को 10 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा था, अभी 80 रुपीज प्रॉफिट मिलेगा। सो दीज आर दी रीजन। क्लियर, समझा? चलो ये नोट डाउन करो। सो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा था, दैट इज द बायबैक कैसे होता है, द वेज ऑफ द बायबैक। एंड द सेकंड हम लोग ने देखा था, दैट इज द व्हाई द बायबैक इज हैपेंड, कंपनी बायबैक क्यों करती है, तो उसके रीजन देखे थे। नाउ द सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सोर्सेस ऑफ बायबैक। अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम लोग ने जस्ट एक इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था कि बायबैक कैसे होता है, कंपनी बायबैक क्यों करती है, रीजन क्या है बायबैक करने के। नाउ द सेकंड पार्ट में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली सोर्सेस क्या है बायबैक के। तो बायबैक तो मुझे करना है, ठीक है, कंपनी अपने शेयर्स वापस लेने वाली है, मतलब कंपनी क्या करने वाली है, अपने शेयर होल्डर को पेमेंट करने वाली है। जो कंपनी ने अपने ही शेयर्स इशू किए थे, वही कंपनी अपने शेयर्स रीपरचेस करने वाले। तो रीपरचेस तो फ्री में तो नहीं करेंगे, क्लियर। अगर मुझे मेरे कंपनी के शेयर्स परचेस करना है तो मुझे उनको कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा शेयर होल्डर को। तो मुझे दो अमाउंट पेमेंट करना रहता है, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक। ओके, आई जस्ट गिव द एग्जांपल कि जस्ट एक नंबर बता रहा हूं कि सपोज कंपनी को 1 लाख, कंपनी को यहाँ पे 1 लाख नंबर ऑफ शेयर, 1 लाख अमाउंट के साथ ही बता रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय दैट कम्स टू 10। सो कंपनी को 1 लाख अमाउंट बायबैक करना है, मतलब 1 लाख शेयर होल्डर को पेमेंट करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फेस वैल्यू, एंड सेकेंड अमाउंट इज कॉल्ड एज अ प्रीमियम। कंपनी इनको बायबैक करते समय प्रीमियम देंगे। मोस्ट ऑफ द जो तुम लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो प्रीमियम के ही क्वेश्चन रहेंगे। देखो 90% मोस्ट ऑफ द 100% ही बोलो कि कंपनी जब भी बायबैक करती है तो अपने शेयर होल्डर को जो वो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट प्रीमियम में देंगे, तब जाके वो शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचेंगे ना। अगर तुम लोग ने मेरे कंपनी में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, अगर मैं तुम लोग को 1 लाख रुपीज ही दूंगा तो तुम लोग मुझे मेरे तुम्हारे कंपनी के जो शेयर्स तुम लोग ने जो मेरे पास से जो परचेस किए थे वो बेचोगे ही नहीं। तो वो बेचने के लिए मुझे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये प्रीमियम, दैट अमाउंट, दैट परसेंटेज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, तुम लोग को ये क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। द कंपनी कैन बाय बैक द नंबर ऑफ शेयर एट 20% प्रीमियम, 25% प्रीमियम, 30% प्रीमियम, वॉट एवर इट मे बी। समटाइम्स कंपनी का आगे आगे जो वैल्यूज रहता है, देखा जाए तो रियलिटी में 10 रुपए का शेयर रहेगा, कंपनी उनको 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपीज, मतलब सोचो 40, 50, 60 रुपीज का तो प्रीमियम होता है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 20% प्रीमियम है। सो 1 लाख का 20% दैट कम्स टू 20,000। ओके, क्लियर। सो कंपनी का फेस वैल्यू समझा, नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में मेंशन किए रहेंगे, जब भी हम लोग सम स्टार्ट करेंगे तभी तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। बट जस्ट पता है तुम लोग को फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10। सपोज नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, मुझे बायबैक करना है 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट कम्स टू 1 लाख, दैट इज अवर फेस वैल्यू। अभी ये 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स में बायबैक करने वाला हूँ 20% में, तो 20% ये क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। सो ये 20% कितना होता है 20,000। तो मेरा फेस वैल्यू का अमाउंट कितना हुआ 1 लाख, और मेरे प्रीमियम का अमाउंट कितना हुआ 20,000। दैट मीन्स तुम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, हम लोग जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू करने वाले, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। द कंपनी नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। सो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, कंपनी को, आई एम द कंपनी, सपोज मैं कंपनी के साइड से सोच रहा हूँ, मुझे मेरे शेयर होल्डर को 1,20,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। 1 लाख इज द फेस वैल्यू, 20,000 इज द प्रीमियम। तो ये 1,20,000 में पेमेंट करने के लिए मेरे पास कुछ रिजर्व तो होने चाहिए ना। मुझे 1,20,000 देना है तो मेरे पास क्या क्या रिजर्व्स अवेलेबल है और कौन से रिजर्व्स में से मैं पैसा यूटिलाइज कर सकता हूँ। कोई भी रिजर्व्स में से पैसा यूटिलाइज नहीं कर सकते। तुम लोग ने डायरेक्ट CRR लिया या फिर कोई दूसरा अलग से रिजर्व्स क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैपिटल रिजर्व करके नाम दिया रहेगा, तो कोई भी रिजर्व्स में से पैसा नहीं लेना है। तो उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस है, दैट इज द सोर्सेस ऑफ द बायबैक।
फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वैल्यू के लिए 1 लाख रुपीज के लिए मुझे फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करना है। देखो ये मैंने स्टेप्स लिखे ABC। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है जनरल रिजर्व में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या रेवेन्यू रिजर्व में, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्री रिजर्व्स। ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। एग्जाम में तुम लोग को सिलेबस में इतने देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री रिजर्व्स आर डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, तो ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स भी रहते हैं बट जो एग्जाम में आते नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं वही रिजर्व्स तुम्हें बता रहा हूँ। दैट इज द फर्स्ट वन जनरल रिजर्व, सेकेंड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द थर्ड वन इज रेवेन्यू रिजर्व। जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व एक ही होता है बट कभी कभी समटाइम्स वर्डिंग अलग रहता है, तुम लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं तो तुम लोग रेवेन्यू रिजर्व्स को फ्री रिजर्व्स में नहीं डालोगे, तुम लोग बोलोगे अरे सर ने ये फ्री रिजर्व्स में रेवेन्यू रिजर्व करके नाम नहीं दिया था, तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने ये भी रिजर्व्स यहाँ पे मेंशन किया। सो फ्री रिजर्व्स का लिस्ट में टोटल 3 रिजर्व्स आते हैं। फर्स्ट वन जनरल रिजर्व, सेकेंड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द थर्ड वन इज द रेवेन्यू रिजर्व। क्लियर, समझा? अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है, कितना देना है बताओ मुझे? 1 लाख रुपीज। ओके, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि क्वेश्चन में जब भी बैलेंस शीट तुम लोग को दिया रहता है क्वेश्चन में, तो वहां पे मेंशन किया रहेगा जनरल रिजर्व में कितना पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा है। सब एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे जनरल रिजर्व में सपोज है 30,000। ओके, मुझे चाहिए था 1 लाख और जनरल रिजर्व में सिर्फ 30,000 है। अगेन मैं दूसरे रिजर्व्स में जाऊंगा, दूसरे रिजर्व्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है 40,000। ओके, आई जस्ट गिव द एग्जांपल, तुम लोगों को जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। रेवेन्यू रिजर्व क्वेश्चन में है ही नहीं। ओके, मेरा रिक्वायरमेंट था 1 लाख रुपीज का, सभी मेरे पास अभी कितना अरेंजमेंट हुआ? 70,000 का अरेंजमेंट हुआ। नेक्स्ट में जाऊंगा, अगर मेरे पास शॉर्टेज होता है तभी जाके मैं आगे जाऊंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। सपोज मेरे पास जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपीज है या 1,50,000 है, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी नीड नहीं है, फिर मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है। अगर सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल नहीं है तब जाके मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करना है। क्लियर, समझा? ठीक है, नेक्स्ट वन, अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम में सपोज 40 + 30 70,000, अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम में मेरे पास है 20,000 ओनली। That all information which is given in the question. Okay, so 30 + 40 70, 70 + 20 90,000 होता है। फिर भी शॉर्टेज कितने का है? 10,000 का। अगर शॉर्टेज है तब जाके मैं करूंगा फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फ्रेश इशू करेंगे हम लोग। देखो, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं कर सकते ना, ये चैप्टर ही है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर मैं बायबैक करने वाला हूँ, मेरे पास शॉर्टेज है इक्विटी शेयर्स का, मैं मेरे ही शेयर्स वापस लेने वाला हूँ, फिर मैं इशू कैसे करूंगा? तो मुझे इशू कौन सा करना है? प्रेफरेंस शेयर्स। एंड प्रेफरेंस शेयर्स कितना इशू करूंगा? 10,000। क्लियर? अभी ये जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा, ये जो भी अमाउंट रहेगा दैट इज द बैलेंस अमाउंट। मतलब अगर मेरे पास शॉर्टेज है 20,000 का तो ये 20,000, अगर मेरे पास शॉर्टेज हुआ 30,000 का तो मैं 30,000 का फ्रेश इशू करूंगा। क्लियर, समझा? तो अगेन रिपीट करता हूँ, फेस वैल्यू के लिए सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूटिलाइज करेंगे? दैट इज द फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स में क्या आता है? पहला जनरल रिजर्व, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा रेवेन्यू रिजर्व। ओके, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में तुम लोग को ये 2 रिजर्व्स ही आएंगे। रेवेन्यू इज रेयर टू रेयर केस में आए तो, अदरवाइज तुम लोग को जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजर्व्स याद रखो। अगर ये रिजर्व्स में से पैसा खत्म हो गया तो सेकंड रिजर्व्स में जाएंगे, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में से पैसा खत्म हो गया, देन हम लोग फ्रेश इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का। समझा यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, दैट इज द प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। प्रीमियम के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? 20,000। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, तो प्रीमियम के लिए हमारे पास 20,000 का रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले मैं कौन सा रिजर्व यूटिलाइज करूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे अगर शॉर्टेज हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे यूटिलाइज किया क्या? नहीं, देखो जब भी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना तभी तुम लोग को प्रॉपर क्लियर होगा। सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यहीं पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अभी वो जस्ट एग्जांपल दे रहा था इसके लिए, बट याद रखो प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स में सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा खत्म हो गया देन तुम लोग फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करो। अभी फ्री रिजर्व का लिस्ट तो मैंने यहाँ पे दिया, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया। फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रेवेन्यू रिजर्व, तो यहाँ पे यूटिलाइज होगा। तो उतना तो पैसा कंपनी के पास रहता है,
अगर फ्री रिजर्व्स भी खत्म हो गया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व में भी पैसा नहीं, तो वो कंपनी कैपेबल ही नहीं है बायबैक करने के लिए, क्वेश्चन ही रॉन्ग रहेगा। इसलिए हर क्वेश्चन में तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रीमियम के लिए तो पैसा रहेगा। ओके, तो ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है ना, मैं थोड़ा एग्जांपल को अभी चेंज कर देता हूँ। ओके, अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 रुपीज है, तो ये 20,000 में पहले यहाँ पे यूटिलाइज करूंगा। मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 रुपीज है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कहाँ पे यूटिलाइज होगा? प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स में। अभी ऊपर देखो चेंज होगा अमाउंट, मुझे रिक्वायरमेंट था 1 लाख का, 30,000 है, जनरल रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 40,000, टोटल कितना हो गया? 70,000। शॉर्टेज कितना है? 30,000 का, तो मैं फ्रेश इश्यू करूंगा 30,000, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम तो खत्म हो गया, नील हो गया वो, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा हम लोग ने कहां पे यूटिलाइज किया? प्रीमियम ऑन बायबैक। द रीजन इज दैट क्योंकि प्रीमियम के लिए कोई फ्रेश इशू का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, समझो। तो इसीलिए सबसे पहले सेटलमेंट, मतलब जो भी तुम्हारे पास रिजर्व्स है ना, उसमें से सबसे पहले सेटलमेंट ना प्रीमियम का करना है, क्योंकि प्रीमियम के लिए दूसरा ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। देखो ना यहाँ पे फेस वैल्यू के लिए हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज द फ्रेश इशू। अगर कितना भी शॉर्टेज हो जाता है, हम लोग फ्रेश इशू कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, बट प्रीमियम के लिए कोई थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है क्या? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम पैसा रहेगा वो यूटिलाइज करेंगे हम लोग प्रीमियम के लिए। अगर तुम्हारा प्रीमियम का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, मुझे 20,000 का नीड था, 20,000 का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 ही है, तो रिमेनिंग 10,000 में कहां से यूटिलाइज करूंगा? फ्री रिजर्व्स में से। फिर वो फ्री रिजर्व में जो पैसा बचा रहेगा वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे फेस वैल्यू के लिए, फिर हम लोग देखेंगे कि कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर? समझा? दैट इज द सोर्सेस ऑफ द बायबैक। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, ये एक लास्ट में जब भी कंपनी का बायबैक हो जाता है, एट द बायबैक इज डन, तो कंपनी एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे जाती है। कंपनी को लगता है कि ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, हमने हमारा जो टारगेट है वो अचीव कर दिया, कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ गया, कंपनी का गुडविल बढ़ जाता है। इसलिए कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो बचे हुए शेयर होल्डर रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आउट ऑफ द 10,000 में से 3,000 4,000 का बायबैक तो कर दिया, जो रिमेनिंग 7,000 या 6,000 रहेंगे उनको कंपनी बोनस देती है, मतलब कंपनी फ्री में बोनस देंगे। अभी ये बोनस के लिए भी पैसा लगेगा ना, अभी ये बोनस के लिए जो पैसा लगेगा वो कहां से यूटिलाइज करेंगे? दैट इज द फर्स्ट रिजर्व, सीआरआर। ये सबसे लास्ट में और रेयर क्वेश्चन में आता है तुम लोग को बोनस का एंट्री, बट अगर आया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बोनस के लिए जो पैसा लगता है वो फर्स्ट हम लोग सीआरआर, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स में से यूटिलाइज करेंगे। अगर कैपिटल सफिशिएंट बैलेंस 90% क्वेश्चन में सीआरआर में रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कंपनी बोनस इश्यू कर रही है मतलब वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो उनके सीआरआर में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल रहेगा, तो वो कंपनी सीआरआर में से पैसा यूटिलाइज कर लेगी। अगर सीआरआर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जहां पे सीआरआर में पैसा कम था, मुझे बोनस का रिक्वायरमेंट था 50,000 का और मेरे सीआरआर में है 40,000 ओनली, तो 10,000 का शॉर्टेज हो गया, तो ये 10,000 हम लोग फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो भी अवेलेबल तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि आफ्टर बायबैक बोनस होने वाला है, तो आफ्टर बायबैक हम लोग ने बहुत सारे रिजर्व यहाँ पे यूटिलाइज किए रहेंगे, तो जो रिजर्व्स में बचा कुछ अमाउंट रहेगा उसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे बोनस के लिए, और उतना बैलेंस तो कंपनी के पास अवेलेबल रहता ही है, अदरवाइज कंपनी बोनस इश्यू नहीं कर सकती, इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। क्लियर? समझा? तो कंपनी देखो यहाँ पे मेजर पार्ट है ये दो, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक एंड प्रीमियम। ये तो रेयर क्वेश्चन में आता है, अगर तुम लोग को क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा तो हम लोग पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहता है बोनस का एंट्री, अगर बोनस का एंट्री नहीं दिया है तो बोनस का एंट्री नहीं करेंगे। बोनस का एंट्री ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं। ऑप्शनल इट मींस हर एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तभी जाके तुम लोग को बोनस का एंट्री करना है, अदरवाइज कंपलसरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन बायबैक के हर एक क्वेश्चन में फेस वैल्यू ऑफ द बायबैक एंड प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स का सेटलमेंट करना है। अगेन रिपीट करता हूं, फेस वैल्यू के लिए सबसे पहले कौन सा रिजर्व यूटिलाइज करना है? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व्स में कितने रिजर्व्स आते हैं? 3, जनरल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रेवेन्यू। अगर इसमें शॉर्टेज हुआ तो हम लोग सेकंड रिजर्व यूटिलाइज करेंगे, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज हुआ उसके बाद फ्रेश इशू करेंगे। रेयर देखो लास्ट ऑप्शन है,
तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है, जनरल रिजर्व में भर भर के पैसा है, तो तुम लोग को आगे का रिजर्व यूटिलाइज करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि जनरल रिजर्व में से ही तुम लोग ने सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज करना है। अगर उसमें कम पैसा है, शॉर्टेज है, देन हम लोग फ्री रिजर्व्स में जाएंगे। क्लियर, समझा? when we start the question, at that time you will get the idea कि हम लोग exactly कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नोट डाउन करो। फिर उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज का जो फॉर्मेट है, जो सीक्वेंस है बायबैक का एंट्रीज का, क्योंकि बायबैक में एक सीक्वेंस होता है, इमीडिएटली बायबैक होल्डर्स को पेमेंट नहीं करेंगे हम लोग, तो कुछ एंट्रीज है पहले जो हम लोग इन्वेस्टमेंट सोल्ड करना है, कुछ हम लोग को पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है, तो ये एंट्रीज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, नोट डाउन दिस फॉर्मेट।